यह बिहार तथ्य समग्र जो है इसका ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये जो है 8वां वीडियो है। देखते हैं इसको। 8वां जो है स्टार्ट करेंगे हम कला एवं संस्कृति से। इससे पहले जो है बिहार का जो है राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं कला एवं संस्कृति। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव, लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। बिहार में कला के रूप की बात करेंगे तो स्थापत्य कला देखने को मिलेगा, चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं लोक नाट्य देखने को मिलेगा, पर्व, त्योहार और मेले, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले स्थापत्य कला। इसमें देखेंगे मौर्य काल। बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। देखिए मौर्य कला, पाल कला, गुप्त कला, ठीक है। और इस सब के समय में ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग्स, इसमें से एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो है आपके मेंस में आते ही आते हैं, तो इन चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो मौर्य काल का सबसे पहले हम मौर्य काल की बात करते हैं। तो बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से जो है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी, कि पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का जो है निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर जो है स्थित है। बिहार में ये स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण में है, लौरिया अरेराज जो पूर्वी चंपारण में है, और रामपुरवा जो पूर्वी चंपारण में है, और बसाढ़ जो वैशाली में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित हैं। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का जो है निर्माण करवाया था। तो बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने, पौत्र जो थे उसके दशरथ ने। गुफाओं के भीतरी भाग पर जो है चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से जो है प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। इनका निर्माण जैन शैली में जो है कायत्सर्ग मुद्रा में जो है हुआ है। कायत्सर्ग मुद्रा जो है एकदम एक नग्न पुरुष को अगर खड़ा कर देते हैं तो जिस तरीके से वो दिखेगा उस मुद्रा को ही जो है बोलते हैं कायत्सर्ग मुद्रा। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से जो है प्रदर्शित करती है। अब पाल काल की बात करते हैं। पाल काल के दौरान जो है स्थापत्य एवं मूर्तिकला के कला के रूप के अवशेष जो है मिले हैं। उदंतपुरी एवं विक्रमशिला विहार हो गया, ठीक है, विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर जो है वो पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में जो है मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, पत्थर का भी और कांसे का भी। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं विठपाल थे। यानी कि कांसे की मूर्ति का प्रमुख रचनाकार कौन थे? तो धीमन और विठपाल। जब भी पाल कला की बात करेंगे तो उसमें धीमन और विठपाल जो है इनका अहम रोल रहता है।
ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियाँ सांचे में ढली थीं। इसके अनेक नमूने जो है नालंदा एवं कुकरीहार जो गया में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पाल काल के पत्थर की मूर्तियाँ काले बैसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव था। अब बात करते हैं मध्यकालीन स्थापत्य। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम, ध्यान रखें कहाँ पे, तो बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक बृहत गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। तो सासाराम में एक तो शेरशाह का है, दूसरा हसन खां का भी है और इस्लाम शाह का भी मकबरा आपको देखने को मिलता है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। किसका? शाह दौलत का। कहाँ पे इनका मकबरा है? तो मनेर में। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षक हैं। यूरोपीय स्थापत्य की बात करें तो गौथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय एवं उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया है। तो देखिए यहाँ से जो है अगर ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चंस रेयर ही आते हैं। जनरली ये जो है मेंस में इन सब पॉइंट को जो है लिखा जाता है, वो भी मेनली क्या है, पाल कला आ जाता है, मौर्य कला, गुप्त कला, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स, ये सब जो है पटना कलम, ठीक है, मधुबनी चित्रकला, ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब जनरली आते हैं किस में, ये सब आते हैं आपको देखने को मिलेंगे मेंस में। प्री में इससे क्वेश्चंस नहीं आए अभी तक, बहुत कम, रेयर। पटना कलम की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया है। तो पटना कलम शैली किससे हो गया? एक तो स्थानीय कला शैली, साथ में ब्रिटिश शैली, साथ में मुगल शैली, तीनों को मिला के जो एक मिल के जो निकला, ठीक है, जिसका उद्भव हुआ, उसको बोलते हैं पटना कलम शैली। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। ध्यान रखिएगा, लघु चित्रों का। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को जो है प्रधानता दी गई थी। अब बात करते हैं मधुबनी चित्रकला। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को जो है प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप जो है भित्ति चित्र एवं अरिपन है। कौन सा है? एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की जो है प्रधानता है। यह बिहार की जो है प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। अब इसी को अगर मेंस में लिखेंगे तो किस प्रकार का चित्र का प्रयोग किया जाता है वो लिखते हैं। रंगों में प्राकृतिक रंग अगर बाय द वे हरा करना है तो किस प्राकृतिक जो है चीज़ का प्रयोग करेंगे, लाल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये सब हम लिखते हैं। अरिपन क्या है, भित्ति चित्र क्या है, इन सबों को हम एक्सप्लेन करते हैं और बात बन जाती है। मंजूषा चित्रकला की बात करते हैं तो यह कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में जो है चित्रित किया जाता है। यह कला बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर आधारित है। थंका चित्रकला की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। थंका क्या है? तो ये तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके।
थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। जादोपटिया चित्रकला की बात करेंगे तो यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। कौन? जादोपटिया चित्रकला। तो पूछ देगा जादोपटिया चित्रकला का संबंध किससे है? तो संथाल जनजाति। ठीक है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादोपटिया चित्रकारी की जाती है। अब बात करते हैं संगीत कला का। बिहार में उत्सव, त्योहारों और एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का जो है प्रचलन रहा है। जैसे चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। फागुन माह में जो है होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी, यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। 12 मासा की बात करते हैं तो इसमें वर्ष में प्रत्येक माह की विशेषताओं का जो है गीत द्वारा जो है वर्णन किया जाता है। जांतसारी की बात करते हैं तो यह महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नचारी, यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। सोहर की बात करते हैं तो शिशुओं के जन्म पर जो है महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और सुमंगली या फिर लगनी की बात करें तो विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा जो है गाया जाता है। बटोहिया की बात करें तो यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगिया की बात करें तो यह देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। पूर्वी की बात करें तो इसमें बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती हैं। कौन सा? तो बिरहिनियाँ। ठीक है। अब बात करते हैं लोक नृत्य एवं लोक नाट्य का। तो जोगीड़ा नृत्य, होली के अवसर पर वो जो हम लोग सुनते हैं जोगीड़ा सारा रारा, तो ये वही हो गया जोगीड़ा। होली के अवसर पर जो है गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य जो है ये शुभ अवसरों एवं त्योहारों पर पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। करिया झूमर नृत्य की बात करते हैं तो यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। झिझिया नृत्य की बात करें तो यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला जो है घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। सामा चकेवा की बात करें तो कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह भाई बहन से संबंधित नाट्य है। डोमकच की बात करें, ध्यान रखिएगा, डोमकच यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह हास्य परिहार से संबंधित नाट्य होता है। जट जाटिन की बात करेंगे तो इसमें नाट्य द्वारा जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का जो है प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया की बात करें तो इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विदेशिया। ठीक है, विदेशिया का संबंध बिहार में नाट्य से है। ठीक है, भिखारी ठाकुर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये कम से कम जट जाटिन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिहार से है। डोमकच का, सामा चकेवा का, झिझिया नृत्य, करिया झूमर नृत्य, लौंडा नृत्य, जोगीरा नृत्य, इन सब का संबंध किससे है? बिहार से है। कम से कम इतना याद रखें। पूर्वी, फिरंगिया, बटोहिया, सुमंगली, लगनी, सोहर, नचारी, जांतसारी, 12 मासा, कजरी, फाग, चैता, ये संगीत कला जो गाया जाता है इसका संबंध किससे है? बिहार से ही है। तो मेन आता है लोक नृत्य का, जो जोगीड़ा नृत्य, लौंडा नृत्य, करिया झूमर नृत्य, झिझिया नृत्य, सामा चकेवा, डोमकच, जट जाटिन, विदेशिया, ये जरूर ध्यान रखेंगे। पर्व त्यौहार की बात करें तो वसंत पंचमी, बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को जो है वसंत पंचमी मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। रामनवमी की बात करें तो भगवान राम के जन्मोत्सव पर, ठीक है, जन्म के उत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को जो है रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। होली की बात करें तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि की बात करें तो भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह मनाया जाता है। और रक्षाबंधन की बात करें तो श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वजन लेती है। तीज की बात करें तो यह व्रत जो है सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसे महिलाएं कठोर उपवास करती हैं। जन्माष्टमी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। विजयदशमी की बात करें तो आश्विन माह की जो है 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। दीपावली की बात करें तो कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह भगवान राम द्वारा रावण का
वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की बात करें तो दीपावली के अगले दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल आदि पशुओं की जो है पूजा की जाती है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की जो है पूजा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना जो बिहार में है। महावीर जयंती की बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर यह चैत्र माह में मनाया जाता है। और बुद्ध जयंती की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा को जो है भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। मेले की बात करें तो हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला जो सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होता है? तो सोनपुर मेला। हरिहर क्षेत्र मेला बहुत कम लोग जानते हैं, जनरली सोनपुर मेला। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा मेला की बात करें तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग जो है गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए जो है प्रारंभ हो जाता है। और वैशाली का मेला की बात करें तो महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। और जानकी मेला ये सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला की बात करें तो मिथिलांचल जो मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष जेठ या फिर आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। और पितृपक्ष मेला प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान देते हैं। ध्यान रखेंगे, कौन नदी के तट पे? फल्गु नदी के तट पर। ठीक है। मंदार मेला की बात करें तो बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष जो है मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। और मलमास की बात करते हैं, मलमास मेला तो राजगीर में मलमास माह में जो है लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। कुंवर सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो कुंवर सिंह को बाबू के नाम से, तो इसलिए बाबू कुंवर सिंह। राजेंद्र प्रसाद का अन्य नाम है आजाद शत्रु या फिर देशरत्न। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से इनका उपनाम क्या था? लोकनायक। श्री कृष्ण सिंह का जो है उपनाम क्या था? बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह का क्या था? बिहार केसरी। कर्पूरी ठाकुर का जो है जननायक लोकनायक। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर से क्वेश्चन उठेगा इस बार। कर्पूरी ठाकुर जननायक और जयप्रकाश नारायण जो हो जाएगा आपका लोकनायक। अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार विभूति और बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह अनुग्रह नारायण बिहार विभूति। बैजनाथ मिश्र जो हो जाएंगे नागार्जुन के नाम से। जगजीवन राम जो है बाबूजी। और अंधारी सिंह दिनकर जो हो जाएंगे राष्ट्र कवि। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख जो है व्यक्तित्व। प्राचीन काल की बात करते हैं तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। वो शाक्य कुल के, पूछ देता है किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी जो फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। उनको 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की जो है प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, और नई एनसीईआरटी में क्या है 599 ईसा पूर्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 599 ईसा पूर्व है न्यू एनसीईआरटी में। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनका संबंध जो है तो आज के डेट में 599 बीसी ही लिखेंगे। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। जैसे ये शाक्य मुनि के भी नाम से जानते हैं गौतम बुद्ध, और ये जो है ज्ञात्रिक कुल के। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उन्हें 12 वर्ष का कठोर तपस्या के पश्चात जुरुम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष प्राप्ति हुई। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो है 527 बीसी में। ठीक है, तो देख लेंगे 527 और 599 याद कर लेंगे, आजकल यही चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चाणक्य की सहायता से नंदवंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। ठीक है, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। और अशोक की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक जो था अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति सद्भाव जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था।
अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उनके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का जो है प्रयोग किया। आर्यभट्ट की बात करते हैं तो आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टीय एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का जो है आविष्कार किया था। तो ध्यान रखेंगे आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना किसने किया? आर्यभट्ट ने ही जो है किया है। यज्ञवल्ल्य की बात करें तो यज्ञवल्ल्य विधेय यानी कि मिथिला के राजा जनक के जो है समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, यज्ञवल्ल्य स्मृति आदि की रचना की। पाणिनि की बात करें तो पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि अपने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किया। इन्होंने जीवक की बात करें तो जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत को जो है उपचार किया था। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष जो है बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना जो है बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरितम है, जिसको बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बुद्ध चरितम को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। बाणभट्ट की बात करते हैं तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की जो है रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्रीज्ञान की बात करते हैं तो दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन? दीपांकर श्रीज्ञान। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। मंडन मिश्र इंपॉर्टेंट है। मंडन मिश्र जो है मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। अब मध्यकाल के कुछ बुद्धिजीवी को देखते हैं तो मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी, ये 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। तो पूछ देता है सफरुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध जो है किस सूफी से था, मतलब किस संप्रदाय से था? तो ये हो जाएगा आपका फिरदौसी संप्रदाय, ठीक है। शेरशाह की बात करें तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति जो है बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख हैं। उन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है, मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका जन्म 1666 ईस्वी में जो है पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार यानी कि पंच ककार क से केस, क से कंघा, क से कड़ा, क से कृपान, क से कच्छा, 5 क यानी पंच ककार को जो है अनिवार्य किया था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1708 ईस्वी में। अब बात करते हैं आधुनिक काल के बुद्धिजीवियों का। तो सबसे पहले पीरली की बात करेंगे। पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दी गई। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक जो है अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। कहीं 80 वर्ष लिखा रहता है, कहीं 75 वर्ष, 80 वर्ष जनरली बुक में 80 वर्ष दिया रहता है। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मौलाना मजहरुल हक की बात करें तो बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में, ध्यान रखेंगे, असहयोग में खिलाफत में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे। तो देशभूषण के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मौलाना मजहरुल हक। किसने कहा था? गांधी जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, अजातशत्रु या फिर देशरत्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष बने। और हसन इमाम की बात करें तो पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से जो है बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का जो है नेतृत्व किया। किसने? हसन इमाम ने। भिखारी ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट,
भिखारी ठाकुर का जन्म जो है 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के जो है लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। कौन सा? विदेशिया। सर सुल्तान अहमद की बात करें तो वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करें तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार शुक्ल की बात करें तो चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का जो है ध्यान खींचा था। और मोहम्मद यूनिस की बात करें तो 1937 ईस्वी में चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का जो है पद ग्रहण किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नवादा के खनवा में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव जो है शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के जो है सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व जो है विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि था। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनका जन्म जो है 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना जो है वो मैला आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट है मैला आंचल और फणीश्वर नाथ रेणु का। अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें तो इनका जन्म जो है 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोयवा में हुआ था। उन्होंने 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दिए। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। किनको? बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 ईस्वी में क्रांति में जो है विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे हुंकार पत्रिका का संबंध किससे हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती से। कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है इनको। और स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री भी बने थे। राहुल सांस्कृत्यायन, वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका मूल नाम जो है केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म जो है 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में जो है किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी या फिर अन्नवारी सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। खान बहादुर खुदाबख्श खां की बात करते हैं तो इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की, आज भी है। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी गांव में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने युवक नामक जो है समाचार पत्र का जो है संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना जो है माटी की मूर्तें, चीता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि है। नागार्जुन की बात करें तो इनका वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी।
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचनमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि। बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमरांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी पर लाल किले में शहनाई वादन किया था। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। आप देखेंगे यहाँ पे विभूति जिन्हें जो है भारत रत्न मिला, तो इनमें से चारों का नाम याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे 1999 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी, आजाद दस्ता के संस्थापक, संपूर्ण क्रांति के जनक। बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे 2001 में मिला है और सुप्रसिद्ध शहनाई वादक, बिहार गौरव के से सम्मानित। कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे 2024 समाजवादी नेता रहे हैं, ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार में आरक्षण के जो है जन्मदाता रहे हैं। अब बिहार विशेष विविध भी देख लेते हैं, वन लाइनर में आ सकता है ये क्वेश्चन। बिहार का प्रथम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। बिहार का प्रथम वैभवशाली नगर जो है पाटलिपुत्र, उदयन ने इसका निर्माण किया था। बिहार का मतलब स्थापित किया था उदयन। विश्व के जो है प्रथम खगोल वैज्ञानिक जो हो जाएंगे आर्यभट्ट हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल जो हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हो जाएंगे सर जेम्स शिफ्टन। 1935 ईस्वी में स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करेंगे भोला पासवान शास्त्री। निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेगा महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करेगा अब्दुल गफूर और महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे वो जेम्स केमियर, याद रखिए जेम्स केमियर, ठीक है, जेम्स केमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हो जाएगा 3 फरवरी 1916 ईस्वी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे सर सैयद फजल अली, ठीक है, सर सैयद फजल अली। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो ये हो जाएंगे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति की बात करेंगे तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। और प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो हो जाएगा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार का द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी। और बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, क्या हो जाएगा, सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, और ये अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था, द बिहार हेराल्ड, और दैनिक समाचार पत्र का द सर्चलाइट, ठीक है। हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र की बात करेगा तो सर्वहितैषी, कंफ्यूज नहीं होना है। उर्दू समाचार पत्र की बात करेगा बिहार का प्रथम तो हो जाएगा नूर अल अनवर 1876 ईस्वी, याद रहे ना रहे, कम से कम जो है न्यूज़पेपर का नाम याद रहना चाहिए। प्रथम हिंदी छापाखाना जो हो जाएगा बिहार बंधु प्रेस। प्रथम नगर पालिका हो जाएगा आरा। प्रथम जो है अंग्रेज यात्री, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच 1587। सबसे बड़ी बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा नगर जो हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में है। और बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जो है सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ, जिसको सोनपुर मेला के भी नाम से जाना जाता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये हो जाएगा आपका बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल जो पटना में है। दूसरा तारामंडल जो है ये आपका दरभंगा में है। बिहार का आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार का मगध विश्वविद्यालय हो जाएगा। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 ईस्वी।
और बिहार का सबसे गर्म जल गया में हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मकुंड से जो निकलता है, सबसे ठंडा जिला जो हो जाएगा, सबसे गर्म जिला भी आपका गया हो जाएगा, सबसे ठंडा जिला भी आपका गया हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा जो है जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका शिवहर। अब हम बीपीएससी का पीटी प्रश्नावली देखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला में दोनों में जो है क्या है आपका गया ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बीपीएससी पीटी के जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। थैंक यू।